छात्रों, हम आपको राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति 1992 के बारे में हमने कल बताया था। अब देखिए, राष्ट्रीय संशोधन 1986 के लिए 86 में संशोधन के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति थी आचार्य राममूर्ति समिति, आचार्य राममूर्ति समिति, और दूसरी थी समिति 1990, और दूसरी थी जनार्दन रेड्डी समिति 1992। जनार्दन रेड्डी समिति 1992। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोच से देश के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। उसमें ये भी एक था कि हर 5 साल बाद उसमें संशोधन किए जाएंगे, उसकी समीक्षा होगी, उसमें संशोधन किए जाएंगे। इसके तहत आचार्य 2 समितियां गठित की गई, एक आचार्य राममूर्ति समिति 1990 और दूसरा जनार्दन रेड्डी समिति 1992। देखिए, तो आज हम थोड़ा सा आपको सबसे पहले आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, आचार्य राममूर्ति समिति शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के में संशोधन के लिए, उसमें कार्य करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए 16 दिसंबर 1990 को 16 दिसंबर 1990 को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिन्होंने शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक न्याय, शिक्षा का विकेंद्रीकरण, शिक्षा के प्रबंधन एवं व्यवस्था आदि चीज़ों पर विचार करने के बाद यह संस्कृति आपको, यह समिति जो है आपको यह अपना सुझाव जो है प्रस्तुत किया। शिक्षा समिति आचार्य राममूर्ति शिक्षा समिति ने अपनी निम्नलिखित शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित समितियों की संस्तुति दी। नंबर 1 था सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। सामाजिक तथा आर्थिक नीति की व्यवस्था। नंबर 2, लड़कियों की शिक्षा के विषय में या लड़कियों बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था। नंबर 3, पिछड़े वर्गों की शिक्षा व्यवस्था।
नंबर 4, सामान्य विद्यालय प्रणाली या पड़ोसी स्कूलों पर सामान्य शिक्षा प्रणाली। नंबर 5, औपचारिक और अनौपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। नंबर 6, नवोदय विद्यालयों का पुनर्गठन। भाषा में मातृभाषा सूत्र की महत्ता। परीक्षा में सेमेस्टर प्रणाली। परीक्षा में सेमेस्टर प्रणाली। और 9वां, अध्यापक शिक्षा। आचार्य राममूर्ति समिति ने 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर, यद्यपि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 खुद में अपने को बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी आवश्यकता के अनुसार, समय परिवर्तन के साथ, देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है, जिसमें आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्नलिखित व्यवस्था बताई थी। नंबर 1, सामाजिक तथा आर्थिक नीति की व्यवस्था। देखिए, समाज, हमारा भारतीय समाज विभिन्न जातियों में, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न वर्गों में विभाजित है, और जिसमें अमीर, गरीब, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग बहुत से लोग हैं जिनकी सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनकी शिक्षा की व्यवस्था सही रूप से नहीं हो पाती। इसके लिए उन्होंने छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, समाज में उनके स्थान को सम्मान देना, सबको, उनके सभी बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करना, इन सब की व्यवस्था, इन सब का सुझाव आचार्य राममूर्ति समिति ने दी थी। नंबर 2, बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, इसके अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा के विषय में सबसे पहले वो जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों को उनके घर पर ही शिक्षा, आंगनबाड़ियों में शिक्षा देने की व्यवस्था पर उनकी देखभाल, लड़कों की तरह से लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा को, क्योंकि समाज के दोनों स्तंभ, चाहे वो बालक हो या बालिका, समता का अधिकार होना चाहिए। इसलिए शिक्षा समिति ने जो विभेद था, बालकों को शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता था, उसको समाप्त करके उन्होंने बच्चियों को भी शिक्षा में समान रूप से जोड़ना, जिससे कि देश की प्रगति हो सके, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था। नंबर 3, पिछड़े वर्गों की शिक्षा व्यवस्था। आचार्य राममूर्ति समिति ने जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या विभिन्न परिस्थितियों के कारण पिछड़ गए हैं, शिक्षा नहीं ले पाए हैं, वो या उनकी ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनके शिक्षा के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। उनको इसमें जो है
अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या अन्य पिछड़ा वर्ग या आदिवासी जितने भी बहुत पिछड़े हुए हैं उनको उनके अनुसार प्रतिशत, कुछ प्रतिशत जो है 15% और 7.5% के हिसाब से उनको शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था का सुझाव दिया था। सामान्य शिक्षा प्रणाली, देखिए विद्यालय में एक जनरल प्रणाली लागू हो, एक तरह से शिक्षा ऐसी दी जाए जिसमें सभी लोग कायदे से अपनी शिक्षा बच्चों को सबको पढ़ा लिखा सकें। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, आचार्य राममूर्ति समिति ने औपचारिक शिक्षा का मतलब ये था कि जो शिक्षा नियम पूर्वक विद्यालयों में निश्चित रूप से सरकार द्वारा संचालित होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, और अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो बिना किसी नियमित सिलेबस के, बिना किसी नियम के वो हमेशा सदैव चलती रहती है। जैसे परिवार की शिक्षा, समाज में शिक्षा, किसी के द्वारा भी, इससे बच्चों का पूर्ण विकास होता है। तो इसलिए राममूर्ति शिक्षा समिति ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल देने की संस्कृति दिया, क्योंकि अब केवल विद्यालय शिक्षा से, औपचारिक रूप की शिक्षा से ही औपचारिक रूप से ही शिक्षा पर जो है बल देने से सही शिक्षा न हो पाएगी। अनौपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता होती है जिससे बालक का पूर्ण विकास होगा। नवोदय विद्यालयों का पुनर्गठन, जो राजीव गांधी जी का विचार था कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो ग्रामीणों में रहते हैं, उनको उच्च प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पाती है, इस तरह से उनके लिए ग्रामीणों की शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की संस्कृति कराई थी। 1986 के शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। अब उनमें भी कुछ त्रुटियां थी। बच्चों को आरक्षण के आधार पर और ग्रामीण क्षेत्रों में के बच्चों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए यह आचार्य राममूर्ति समिति ने भी सुझाव दिया। त्रिभाषा सूत्र की महत्ता, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र मतलब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाओं को जोड़ने के लिए उसमें भी इन्होंने अपनी संस्कृति दी। परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली की में परीक्षाएं जो है वो जो पहले की तरह होती थी उनमें कुछ दोष है, इसलिए सेमेस्टर प्रणाली की हर 6ठे महीने कराने की व्यवस्था की। और अध्यापक शिक्षा, अध्यापकों को ससम्मान देने के लिए अध्यापक की आर्थिक दशा, अध्यापक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर देने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति ने 1992 में अपनी संस्कृति प्रस्तुत की। धन्यवाद।